प्रेमचंद अब 60 बरस का हो चुका था। उसके 4 बेटे थे। उसने सोचा कि अपने मरने से पहले वह अपने बेटों की शादी करवा दे, ताकि उसके जाने के बाद उनकी पत्नियां उनका ख्याल रख सके। वह अपने बेटों को बुलवाता है। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, पता नहीं भगवान कब बुला ले, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम शादी कर लो। मरने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सब अपना परिवार बसा लो। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अच्छी पत्नियां मिलें, इसलिए तुम जाओ और अपने लिए लड़की ढूंढो। तुम जिन लड़कियों को पसंद करोगे, मैं पहले उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वह तुम्हारे योग्य है या नहीं। अब तुम जाओ और अपने लिए सुयोग्य लड़की की तलाश करो। तब प्रेमचंद का बड़ा बेटा विनोद कहता है। लेकिन पिताजी, हमें वो मिलेगी कहाँ? तब प्रेमचंद कहता है, विनोद, तुम मेरे बड़े बेटे हो, इसलिए सबसे पहला अवसर तुम्हें मिलेगा। मेरी ये छड़ी जिस भी दिशा में गिरेगी, तुम उसी दिशा में जाओगे, और तुम्हें जो भी पहली लड़की मिलेगी, तुम्हें उसी से विवाह करना होगा। विनोद अपने मन में सोचता है। अरे वाह, उत्तर दिशा में तो हमारे पड़ोस के गांव की लीला रहती है। वो तो बहुत सुंदर और सुशील है। बेटा विनोद, तुम उत्तर दिशा में जाओगे। प्रेमचंद फिर से अपनी छड़ी गिराता है। इस बार छड़ी पूर्व दिशा में गिरती है। बेटा अशोक, तुम पूर्व दिशा में जाओगे। अशोक मन ही मन सोचता है। पूर्व दिशा में तो गांव के मुखिया का घर है और उसकी एक बेटी भी है जो विवाह योग्य है। अगर उससे मेरी शादी हो जाए तो मजा ही आ जाए। प्रेमचंद फिर से अपनी छड़ी गिराता है। छड़ी पश्चिम दिशा की ओर गिरती है। बेटा महेश, तुम पश्चिम दिशा में जाओगे। जी पिताजी। महेश मन ही मन प्रसन्न होता है। अच्छा हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि दक्षिण दिशा में तो केवल जंगल है। प्रेमचंद फिर से अपनी छड़ी गिराता है। यह देखकर प्रेमचंद उदास होकर कहता है, बेटा सुरेश, मुझे माफ करना। तुम्हारे लिए इस छड़ी ने दक्षिण दिशा को चुना है, और दक्षिणी दिशा में तो केवल जंगल ही जंगल है। तुम्हें वहां कोई लड़की कैसे मिलेगी? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अगर मेरे भाग्य ने मेरे लिए दक्षिण दिशा चुनी है, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। सुरेश दक्षिण दिशा में बढ़ता जा रहा था। सुरेश चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाता है। मैं कब से चल रहा हूं, पर अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा, और दिखेगा भी कहां से भला? इस जंगल में कोई क्यों आएगा? तभी एक आवाज उसके कानों में आती है। नहीं सुरेश, तुम इस जंगल में अकेले नहीं हो, मैं भी तो हूँ यहाँ। सुरेश यह आवाज सुनकर घबरा जाता है। कौन है? सामने आओ। तभी एक सुंदर सी चिड़िया उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है। ये आवाज तुम्हारी थी क्या? हाँ, ये आवाज मेरी ही है। लेकिन तुम हमारी तरह बात कैसे कर सकती हो? मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मुझे एक आर्षी द्वारा वरदान प्राप्त है। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब सुरेश सारी बात चिड़िया को बताता है। इसीलिए मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ। तो क्या तुम्हें कोई लड़की मिली? नहीं, मुझे सबसे पहले इस जंगल में केवल तुम ही मिली हो। तब चिड़िया सुरेश से कहती है, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, तुम्हारे पिता ने कहा था कि जो भी लड़की तुम्हें सबसे पहले मिले, तुम उसी से शादी करना, और तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी नहीं मिला है। सुरेश सोचता है, ये तो सही कह रही है। अगर मैं किसी और लड़की की तलाश में आगे गया, और क्या पता कोई शेरनी या लोमड़ी मिल गई तो। ठीक है चिड़िया रानी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब तुम जाओ और अपने पिताजी को मेरे बारे में बताओ। सभी भाई मिलकर आज हुए वाक्य पर चर्चा कर रहे थे। अरे अशोक, तुम्हारी होने वाली भाभी बहुत ही सुंदर है। उसके सामने तो किसी महल की राजकुमारी पानी कम चाय है। भाई, मुझे भी एक सुंदर सी लड़की मिली थी और वो मुझसे शादी करने के लिए मान गई। और मुकेश, तुम बताओ, तुम्हें कोई लड़की मिली या नहीं? हाँ भैया, मुझे भी एक लड़की मिली है। उसके पिताजी 5 गांव के मुखिया हैं। तभी विनोद अशोक से कहता है, चलो भाई,
हमें तो बहुत अच्छी लड़कियां मिल गईं, पर लगता है कोई ऐसा भी है जिसको लड़की नहीं मिली है। सुरेश प्रेमचंद की दूसरी पत्नी का बेटा था, इसलिए उसके सभी भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मुझे भी बहुत सुंदर लड़की मिली है। उसकी आवाज इतनी अच्छी है कि हर रोज सुबह उसकी आवाज से ही सूर्य उदय होता है और सारा जंगल उसकी आवाज से चहक उठता है। अरे, इस सुरेश के बच्चे को इतनी अच्छी लड़की कहां से मिल गई? प्रेमचंद अपने सभी बेटों से पूछता है, बेटा बताओ, क्या तुम सबको लड़कियां मिल गईं? जी, पिताजी, जैसा कि आपने कहा था, हम अपनी अपनी दिशा में तब तक चलते गए जब तक हमें कोई लड़की नहीं मिली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, जो लड़की तुम्हें मिली है मैं उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे तुम्हारे लायक हैं या नहीं। इसलिए अब तुम सब जाओ और अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से खाना बनवा कर लाऊं। वह चारों अपने पिता की आज्ञा लेकर जाते हैं। ये पिताजी ने कैसी आज्ञा दे दी? अब मैं चिड़िया रानी को क्या बताऊंगा? चिड़िया उसे यूं उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ आपको? क्या आपके पिताजी को मैं पसंद नहीं आई? नहीं नहीं चिड़िया रानी, ऐसा नहीं है। बात कुछ और है। क्या? पिताजी ने कहा है कि जो लड़की हमने पसंद की है, हम उसे अपने लिए खाना बनवा कर लाए। चिड़िया यह सुनकर कहती है, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो, मैं अभी खाना बना देती हूँ। चिड़िया अपने साथियों को बुलाती है और उन्हें समझाने लगती है। सभी चिड़िया रानी चिड़िया की आज्ञा का पालन करते हैं और जंगल से तरह तरह के फल व सब्जियां लेकर आते हैं। रानी चिड़िया उन सब्जियों से बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। सुरेश सारा खाना लेकर घर पहुंचता है। विनोद, तुम क्या लेकर आए हो? ये देखिए पिताजी, मैं आपके लिए हलवा पूरी लेकर आया हूँ। प्रेमचंद हलवा पूरी खाकर, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद पिताजी, आपकी होने वाली बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्रेमचंद एक एक करके अशोक और महेश का खाना खाता है। उसे वह बहुत पसंद आता है। सुरेश, तुम क्या लेकर आए हो? ये क्या लेकर आया होगा उस जंगल से? घास फूस? देखिए पिताजी, मैं आपके लिए केले की सब्जी लेकर आया हूँ। अरे वाह, केले की सब्जी, ये तो मेरी पसंदीदा सब्जी है। आखिरी बार ये सब्जी मैंने तुम्हारी माँ के हाथ की खाई थी, उसके बाद सीधा आज देख रहा हूँ। प्रेमचंद सब्जी खाता है। अरे वाह सुरेश, इसका स्वाद तो एकदम तुम्हारी माँ के हाथ की बनी सब्जी जैसा है। सुरेश यह सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। मेरी होने वाली बहुएं खाना बनाने में तो सफल रही, पर मैं एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस बार तुम उनसे सबसे सस्ती वस्तु की बनी हुई एक चादर लेकर आओ। जो सबसे सस्ती बनी वस्तु की चादर लेकर आएगा, मैं उसकी ही शादी कराऊंगा। सुरेश चिड़िया के पास पहुंचकर सारी बात उसे बताता है। बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो। आपके पिताजी ने तो सबसे सस्ती चादर बनाने को कहा है ना, मैं तो बिना एक पैसा लगाए चादर बना सकती हूँ। कैसे? चिड़िया अपने साथियों को बुलाती है और उन्हें समझाने लगती है। सभी चिड़िया रानी चिड़िया की आज्ञा का पालन करते हैं। चिड़िया पत्ती और बेल की मदद से एक सुंदर सी चादर बनाकर तैयार कर देती है। शाम को सभी अपनी अपनी चादर लेकर पहुंचते हैं। सबसे पहले विनोद अपनी पुराने कपड़ों से बनी चादर दिखाता है, फिर अशोक अपनी सूती कपड़े से बनी चादर को दिखाता है, महेश अपनी ऊन से बनी चादर को दिखाता है, आखिर में सुरेश अपनी पत्तियों से बनी हुई चादर दिखाता है। देखिए पिताजी अपने सबसे सस्ती चादर बनाने के लिए बोला था, लेकिन उसने तो बिना एक पैसा लगाए इतनी सुंदर चादर बना दी। वाह बेटा, तुम्हारी पसंद की गई लड़की को मैं बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम जाओ और उसे लेकर आओ। सुरेश भागा भागा चिड़िया रानी के पास पहुंचता है और उसे ये खुशखबरी सुनाता है। चिड़िया रानी, बापूजी ने तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लिया है।
हाँ, और उन्होंने तुम्हें घर लाने को कहा है। अब तुम चलो मेरे साथ। सुरेश और चिड़िया रानी दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सुरेश और चिड़िया रानी जैसे ही जंगल के बाहर कदम रखते हैं, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और चिड़िया रानी एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाती है। सुरेश यह देखकर चौंक जाता है। चिड़िया रानी, क्या ये तुम हो? जी, ये मैं ही हूँ। एक श्राप के कारण मैं चिड़िया बन गई थी। ऐ घमंडी लड़की, तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी जा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पूरी जिंदगी जंगल में चिड़िया बनकर घूमती रहेगी। नहीं मुनिवर, मुझे श्राप मत दीजिए। मैं आपकी शक्तियों को पहचान नहीं पाई। कृपया करके मुझ पर दया कीजिए। ठीक है, तुम्हारी विनती मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जब कोई व्यक्ति तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा और जैसे ही तुम इस जंगल से बाहर निकलोगी, मेरा ये श्राप समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब आपने मुझसे शादी करने का निर्णय लिया और जैसे ही हम इस जंगल से बाहर आए, वह श्राप समाप्त हो गया। सुरेश और राजकुमारी दोनों घर पहुंचते हैं। प्रेमचंद दोनों को आशीर्वाद देकर उनका विवाह करवा देता है। सुरेश राजकुमारी के साथ उसके राज्य महल में खुशी खुशी रहने लगता है।